अगला कुछ एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हैं हम लोग, एक्सप्लेनिंग डाइपोल मोमेंट। अब मीथेन, इसका शेप टेट्राहेड्रल है और ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। इसके सारे साइड वाले आइटम एक जैसे हैं। इसका अगर हम डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करें तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों में से जो कार्बन है वो स्लाइटली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और कार्बन की 2.5। तो इस बॉन्ड में जो डाइपोल होगा दैट विल बी टुवर्ड्स कार्बन। इस बॉन्ड का डाइपोल दैट इज अगेन टुवर्ड्स कार्बन। इस बॉन्ड का डाइपोल दैट इज अगेन टुवर्ड्स कार्बन और इस बॉन्ड का डाइपोल दैट इज अगेन टुवर्ड्स कार्बन। तो बड़ा इस मॉलिक्यूल में आप बोल सकते हैं देयर आर 4 बॉन्ड डाइपोल। 4 बॉन्ड है और हर बॉन्ड का डाइपोल है, डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स कार्बन है। अब इसका रिजल्टेंट डाइपोल देखो, ये जो 2 और 3 है, डाइपोल 2 और डाइपोल 3, बड़ा इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के कहीं सेंटर में ऐसे निकल गया है। यह क्या रिजल्टेंट फॉर 1 एंड सॉरी फॉर 2 एंड 3। ये जो डाइपोल 2 है और डाइपोल 3 है, इन दोनों का रिजल्टेंट इसके सेंटर में कहीं आ। उसी तरह डाइपोल नंबर 1 और डाइपोल नंबर 4 जो है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है 1 और 4 का रिजल्टेंट बिल्कुल इसके ऑपोजिट यहां आ जाएगा, रिजल्टेंट 1 एंड 4। ठीक है ना? बड़ा 2 और 3 का जो रिजल्टेंट है वो ये आ गया, 2 और 3 का रिजल्टेंट, और ये 4 और 1 इन दोनों का रिजल्टेंट ये आता है। अब दोनों रिजल्टेंट इक्वल और ऑपोजिट है। अगेन नेट डाइपोल इन दिस मॉलिक्यूल इज अगेन 0। तो मीथेन में भी जितने बॉन्ड है हर बॉन्ड का अलग अलग डाइपोल है, लेकिन नेट डाइपोल या रिजल्टेंट डाइपोल जो है वो 0 है। तो बड़ा ज्यादातर जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मीथेन सिमेट्रिकल है, तो ज्यादातर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का डाइपोल 0 होता है। लिख लीजिए इस बात को, for symmetrical molecules dipole is generally 0. Dipole is generally 0. Example, बड़े ये मैं कुछ मॉलिक्यूल लिख रहा हूं जो ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल में आ जाते हैं। बीच में एक आध मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल भी है, लेकिन उसमें भी कुछ डाइपोल जो है वो 0 है। ये कुछ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल लिखे मैंने। ये जितने भी मॉलिक्यूल है ज्यादातर सिमेट्रिकल है, इनमें से इनका डाइपोल 0 है। दे हैव गॉट 0 डाइपोल। इनमें से कुछ एक दो अनसिमेट्रिकल भी हैं, लेकिन चलिए आगे आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करूंगा मैं। एक के पास BF3 आ गया, AlCl3 आ गया, BeCl2 भी आ गया।
अब ना मीथेन पे वापस आते हैं और अब क्या कर रहे हैं, मीथेन का एक H हटाकर उसकी जगह क्लोरीन लगा रहे हैं। अब ये सिमेट्रिकल नहीं रहा है ना, एक एटम डिफरेंट हो गया और क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसका डाइपोल क्लोरीन की डायरेक्शन में। नो दिस मॉलिक्यूल हैव रिजल्टेंट डाइपोल, बाकियों का भी डाइपोल निकालेंगे तो वो भी इसके डाइपोल में ऐड हो जाएगा, है ना। ये नीचे की तरफ, ये इसकी तरफ और ये इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो भी आगे की तरफ जाएगा। तो मैं लिखूंगा इसका डाइपोल जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक सिमेट्रिकल था तो डाइपोल 0 है। अब मैंने एक H हटा के क्लोरीन इंट्रोड्यूस किया, अब डाइपोल 0 नहीं है। अब बच्चे इसमें 2 क्लोरीन है और इसका भी डाइपोल 0 नहीं है। ये जो 2 बॉन्ड डाइपोल है इनका रिजल्टेंट कोई सेंटर में आ जाएगा, so its dipole will not be equal to 0. यहां एक क्लोरीन था, वहां पे 2 क्लोरीन है। इसी तरह अगर मैं 3 क्लोरीन लगा देता हूं तो बड़ा यहां भी जो डाइपोल है वो 0 नहीं आएगा। Again, in this case, dipole 3 will not be equal to 0. लेकिन अगर आप 4 के 4 क्लोरीन लगा देते हैं तो मॉलिक्यूल दोबारा सिमेट्रिकल हो जाएगा। Now again the dipole in this case will be equal to, जैसे मीथेन का डाइपोल 0 है वैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड का डाइपोल भी 0 हो जाएगा। क्योंकि ये मॉलिक्यूल दोबारा सिमेट्रिकल हो जाएगा। एंड सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बताओ फर्स्ट में कितने क्लोरीन है? 1। सेकंड में बेटा जैसे जैसे क्लोरीन का नंबर बढ़ता है ना इस कंपाउंड में डाइपोल कंपैरेटिवली कम हो जाता है। फर्स्ट का डाइपोल ज्यादा है, सेकंड का डाइपोल कम है, 3 क्लोरीन है डाइपोल और कम, और जो लास्ट है इसका डाइपोल तो 0। और मैं यहां लिखता हूं μ1 दैट इज ग्रेटर देन μ2। मिथाइल क्लोराइड में जैसे जैसे हम क्लोरीन इंट्रोड्यूस करते हैं उसका डाइपोल कंपैरेटिवली कम होता जाता है। तो दिस μ1 दैट विल बी ग्रेटर देन दिस μ2, ग्रेटर देन μ3, और μ4 जो है वो तो 0। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम वेक्टर की तरह ही ट्रीट करते हैं। और कोई मॉलिक्यूल जैसे मान लेते हैं SO2 मॉलिक्यूल, देखो SO2 मॉलिक्यूल जो है देखो इसका डाइपोल 0 नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है ना। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये डाइपोल इस डायरेक्शन में, ये डाइपोल इस डायरेक्शन में, और सल्फर के ऊपर लोन पेयर भी है और लोन पेयर का डाइपोल तो बहुत ज्यादा होता है, तो तीनों का रिजल्टेंट डाइपोल वो 0 नहीं आएगा। जो लोन पेयर का डाइपोल है वो बॉन्ड डाइपोल से हमेशा ज्यादा ही रहता है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह सल्फर ट्राइऑक्साइड ले लूं तो देखिए वो दोबारा सिमेट्रिकल हो जाएगा, अब इसका डाइपोल 0 हो जाएगा। इसकी शेप ट्रायंगुलर, किन्हीं 2 डाइपोल का रिजल्टेंट 3rd के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहां पे सल्फर ट्राइऑक्साइड भी लिख देता हूं। सल्फर ट्राइऑक्साइड अगेन भी बीइंग सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, बट इसका डाइपोल 0।
ये हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा, देयर इज वन सिस आइसोमर एंड वन ट्रांस आइसोमर। दोनों क्लोरीन सेम साइड पे आ रहे हैं तो सिस आइसोमर, और अगर अपोजिट साइड पे जा रहे हैं तो ट्रांस आइसोमर। कुछ याद है आपको इसमें से सिस और ट्रांस किसमें डाइपोल होता है ना? वेक्टर की तरह कैलकुलेट करेंगे। कार्बन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डाइपोल क्लोरीन की डायरेक्शन, या भी डाइपोल क्लोरीन की डायरेक्शन। क्या आप देख रहे हैं ये दोनों डाइपोल इक्वल और अपोजिट है ना? तो यहां रिजल्टेंट डाइपोल 0 आ रहा है, जबकि सिस आइसोमर में दोनों क्लोरीन जो है सेम डायरेक्शन में, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ऐसे सेंटर में आ जाएगा। तो इनके साथ सिस आइसोमर डाइपोल इज नॉट इक्वल टू। सिस आइसोमर में रिजल्टेंट डाइपोल होता है ज्यादातर केसेस में, जबकि ट्रांस आइसोमर में रिजल्टेंट डाइपोल नहीं है या कम है। हम बोलते हैं सिस आइसोमर इज जनरली मोर पोलर देन ट्रांस आइसोमर। अब ये डाइक्लोरो डेरिवेटिव 3 लिखे मैंने। फर्स्ट इज आर्थो, सेकंड इज पैरा, सेकंड इज मेटा, थर्ड इज पैरा। आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्या आप देखकर बताएंगे तीनों में किसमें डाइपोल 0 समझ आ रहा? देखो जो पैरा आइसोमर है उसमें दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके दोनों डाइपोल जो है बॉन्ड डाइपोल वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। So yes, resultant dipole in para isomer that comes to be 0. ठीक है। अब ये जो मेटा आइसोमर, देखो इसके दो डाइपोल है, एक इस क्लोरीन की डायरेक्शन में, एक इस क्लोरीन की डायरेक्शन में, और दोनों का जो रिजल्टेंट डाइपोल है वो कहीं सेंटर में आ जाएगा। That will be the resultant dipole. So dipole moment in meta isomer is not equal to 0. मेटा आइसोमर का डाइपोल 0 नहीं आ रहा, रिजल्टेंट डाइपोल निकल के आ रहा। इसी तरह जो आर्थो आइसोमर है बच्चे, उसका भी डाइपोल देखो, देयर इज सम रिजल्टेंट डाइपोल, तो ये भी कहीं सेंटर में आ रहा। डाइपोल मोमेंट ऑफ आर्थो आइसोमर दैट इज आल्सो नॉट इक्वल। आर्थो का डाइपोल 0 नहीं है, मेटा का डाइपोल 0 नहीं है, लेकिन पैरा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो डाइपोल 0। अच्छा देखो क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन फॉर लास्ट केस में दोनों क्लोरीन का एंगल है 180 डिग्री है ना। लास्ट केस में जो थीटा एंगल है 180 डिग्री है, सेकंड लास्ट केस में जो थीटा 120 डिग्री है, और फर्स्ट केस में जो थीटा है दैट इज 60 डिग्री। सी एंड टेल मी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? देखो ये दोनों क्लोरीन में 60 डिग्री है, इन दोनों क्लोरीन में 120 डिग्री हो जाता है, और इन दोनों क्लोरीन में 180 डिग्री हो जाता है। और बच्चे रिजल्टेंट डाइपोल इज इक्वल टू, देखो बोर्ड पर और बताओ, ये फॉर्मूला याद है रिजल्टेंट वेक्टर के लिए, है ना? μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। मुझे बताओ जैसे जैसे थीटा बढ़ता है cos थीटा की वैल्यू कम हो जाती है, याद है ना? जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा cos थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी, तो रिजल्टेंट वेक्टर कम हो जाएगा। बताओ फर्स्ट में थीटा कितना? 60, नेक्स्ट में है ना? तो बताओ इन तीनों में से किसका डाइपोल सबसे कम होगा और किसका डाइपोल सबसे ज्यादा होगा, है ना? मैं लिखता हूं ग्रेटर द थीटा लेसर द डाइपोल।
So therefore dipole moment of ortho derivative is greater than that of meta derivative is greater than that of para derivative. क्योंकि थीटा यहाँ कम है तो इसका डाइपोल ज्यादा होगा। ऑर्थो डेरिवेटिव जो है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन इसका डेरिवेटिव इसका डाइपोल ज्यादा होगा, ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटा, ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटा। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा डाइपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल में कम हो जाएगा। अच्छा बताओ जो पैरा आइसोमर है उसका डाइपोल 0 क्यों आ रहा है? ये मैंने हैलोजन लगा दिया, आप कोई भी हैलोजन लगा सकते। अब ये नाइट्रो ग्रुप लगा दिया मैंने, अब ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ये सारे मैंने पैरा डेरिवेटिव लिखे, तो इनका डाइपोल बोलो क्या आ जाएगा? देखना लास्ट वाले जो दो है ना उनका डाइपोल 0 नहीं आ रहा, पहले वाले 3 का डाइपोल तो 0 है ही है, लेकिन जो लास्ट वाले दो है ना उनका डाइपोल 0 नहीं। लिखो आप और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। पैरा डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन डाइपोल इज नॉट 0, पैरा डाइमिथॉक्सीबेंजीन डाइपोल इज नॉट 0। देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप की शेप कुछ ऐसे ड्रॉ की मैंने, OH ग्रुप जो है ना ये एंगुलर शेप में आ रहा है, एंगुलर शेप। आप बताएंगे O एंड H विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डाइपोल O की तरफ, कार्बन ऑक्सीजन डाइपोल ऑक्सीजन की तरफ। देखना इस ग्रुप में इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना वो यहां से सेंटर में आ जाएगा, दिस इज रिजल्टेंट राइट। ये जो दो वेक्टर है इनका रिजल्टेंट यही आएगा ना, ठीक है ना। अब यहां आ जाता हूं, देखो इस बॉन्ड का डाइपोल इस तरफ, इस बॉन्ड का डाइपोल इस तरफ, तो इसका रिजल्टेंट डाइपोल इधर आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ ये जो दो रिजल्टेंट डाइपोल है क्या आपको लगता है इनका डाइपोल रिजल्टेंट 0 आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल कहीं आ जाएगा ना सेंटर में, तो दैट्स व्हाई यहां डाइपोल 0 नहीं था। मॉलिक्यूल की शेप ऐसी है कि अब डाइपोल 0 नहीं आ रहा। ये जो OH ग्रुप है या OCH3 ग्रुप है वो भी एंगुलर ग्रुप होते हैं, इसलिए लास्ट वाले दो कंपाउंड का डाइपोल 0 नहीं है। देखो ये मिथाइल ग्रुप अगर मैं अटैच करूं, मिथाइल कार्बन CH3 कार्बन CH3। अब बताएंगे कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन है ना बेटा। ये डाइपोल ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर। ये जो दोनों ग्रुप है ना बेटा, ये ग्रुप, इस ग्रुप का डाइपोल जो है ना वो ऐसे सेंटर की तरफ चला जाएगा। जरा करो डिसाइड। अभी मैंने 3 डाइपोल बनाए, देखो इन तीनों का रिजल्टेंट कहीं सेंटर में ऊपर की तरफ जाएगा वेक्टर अप्लाई करके, है ना। तो ये जो पूरा ग्रुप है इसका डाइपोल ऊपर की तरफ, ये पूरा ग्रुप इसका डाइपोल नीचे की तरफ। अब बताओ कैंसिल हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो दैट्स व्हाई अगेन इस ग्रुप का डाइमिथाइल बेंजीन का, पैरा डाइमिथाइल बेंजीन का डाइपोल, ठीक है ना। इसी तरह जो नाइट्रो है पूरे नाइट्रो का डाइपोल ऊपर की तरफ हो जाता है, ऐसे नाइट्रो है, ये भी ट्रायंगुलर शेप में होता है नाइट्रो।
इसका डायपोल भी सिर्फ आ जाएगा, तो रिजल्टेंट डायपोल। लेकिन ये जो एंगुलर ग्रुप है OH या OCH3 OC, क्योंकि इनकी शेप एंगुलर है तो इन ग्रुप्स की वजह से डायपोल जीरो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि डायपोल को आपने वेक्टर्स की तरह ट्रीट करना। देखो ये एक मैंने मॉलिक्यूल लिखा PCl5, पहले तो मैं PCl3 बनाता हूं। आप बताओ फास्फोरस के साथ कितने क्लोरीन दिख रहे हैं? 3 क्लोरीन दिख रहे हैं। क्या आपको समझ आ रहा है इसका डायपोल जीरो होगा? शेप इसकी ट्रायंगुलर है, बोलो आता समझ? अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं, मान लो फास्फोरस है और 3 क्लोरीन है, तो देखो इधर का डायपोल, इधर का डायपोल और इधर का डायपोल। डू यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। बताओ इन 3 क्लोरीन का डायपोल जीरो। अब एक क्लोरीन ऊपर आ गया, एक क्लोरीन नीचे आ गया, बताओ इनका भी रिजल्टेंट डायपोल, तो नेट डायपोल जीरो हो गया। तो PCl5 मॉलिक्यूल ऊपर और नीचे का डायपोल जीरो, और बीच में जो 3 है उनका आपस में जीरो, तो रिजल्टेंट डायपोल यहां पे जीरो हो गया। वैसे आगे चल के बताऊंगा ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल, लेकिन फिर भी इसका डायपोल जीरो हो जाता है। जो वर्टिकल ग्रुप है और जो नीचे की तरफ ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप का आपस में जीरो हो जाएगा, और जो 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन में है उनका आपस में जीरो हो जाएगा। इसी तरह एक मॉलिक्यूल है IF7, आयोडीन। सेंटर में आयोडीन है, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो बेटा पांचों आयोडीन जो है ना वो अपनी तरफ बॉन्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे रिजल्टेंट डायपोल जीरो हो जाएगा। और अगर मैं एक बॉन्ड ऊपर लगा दूं फ्लोरीन और एक बॉन्ड नीचे लगा दूं, तो ये रिजल्टेंट भी जीरो हो जाएगा। जो बीच में 5 आपस में उनका डायपोल जीरो, और ऊपर और नीचे का डायपोल भी जीरो, तो अगेन रिजल्टेंट डायपोल इन दिस केस इज आल्सो जीरो। IF7। और एक है XeF4, xenon टेट्राफ्लोराइड। इनमें 2 लोन पेयर है, लेकिन वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऊपर वाले लोन पेयर का डायपोल नीचे वाले लोन पेयर का डायपोल कैंसिल हो गया। ठीक है, ये फ्लोरीन इससे कैंसिल हो गया, ये फ्लोरीन इससे कैंसिल हो गया। अगेन नेट डायपोल इन दिस मॉलिक्यूल इज जीरो, xenon टेट्राफ्लोराइड। तो ये मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स आपके साथ प्रैक्टिस किए और उनके डायपोल के ऊपर डिस्कशन किया। मैं किसका डायपोल ज्यादा है, कम है, जीरो है या नॉन जीरो है। अब ये जो डायपोल है इसका एप्लीकेशन क्या, इंपॉर्टेंस क्या? लिखो लास्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ डायपोल। इंपॉर्टेंस ऑफ डायपोल। उससे पहले मैं यहां लिखता हूं PCl3F2 हमारे PCl2F3। ये मैंने 2 मॉलिक्यूल लिखे, PCl3F2 और नेक्स्ट है PCl2F3। बेटा अभी मैंने एक ड्रॉ किया था, ये PCl5 याद है? PCl5 ये वैसे ही मॉलिक्यूल है। देखो फर्स्ट में 2 फ्लोरीन 3 क्लोरीन है, नेक्स्ट में बताओ फ्लोरीन क्लोरीन से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? बेटा नॉर्मली क्या करता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा इस मॉलिक्यूल में वो वर्टिकल प्लेन में आएगा। जैसे मैं फर्स्ट ड्रॉ करता हूं वो ऐसे आ जाएगा, P फ्लोरीन ऊपर नीचे और बाकी सब फ्लोरीन। बेटा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, वो आपस में ज्यादा रिपेल करेंगे, और एक थ्योरी कहती है कि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए।
आगे चल के पढ़ेंगे हम वेस्पर थ्योरी, है ना। तो मिनिमम रिपल्शन के लिए फ्लोरीन जो दोनों है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो वर्टिकल एक्सियल प्लेन पे आ जाते हैं, ऊपर नीचे एक दूसरे से काफी दूर चले जाते हैं ताकि रिपल्शन कम हो। अगर मैं यहां आ जाऊं P, अब दोबारा F3 है, 2 फ्लोरीन तो वर्टिकल लगा दिए, एक हॉरिजॉन्टल, वो तो लगाना ही पड़ेगा, वर्टिकल प्लेन में ज्यादा तो आ ही नहीं सकते, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको हम वर्टिकल प्लेन में रखते हैं। ये आगे दोनों के अरेंजमेंट, क्या आप सोच के बता सकते हैं इन दोनों में से किसका डाइपोल ज्यादा है? एक PCl3F2 है, दूसरा PCl2F। ध्यान से देखो, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल उसका डाइपोल 0 समझ आ रहा होगा आपको। ऊपर वाला फ्लोरीन नीचे वाला फ्लोरीन कैंसिल हो गया, और ट्रायंगुलर प्लेन में जो बीच में 3 फ्लोरीन है उनका नेट रिजल्टेंट 0 है ना। तो यहाँ पे इसका डाइपोल 0 आ गया, और सेकंड केस में डाइपोल जो आ रहा है वो 0 नहीं है। तो फर्स्ट का डाइपोल कम आ रहा है, सेकंड का डाइपोल कम आ रहा है। अब ना डाइपोल की इंपॉर्टेंस क्या है? एक इंपॉर्टेंस तो कल हमने पढ़ी थी, न्यूमेरिकल किया था, कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर, याद आया? कैलकुलेट द, आपने परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकाला था एक मॉलिक्यूल में 25%, आंसर उसका था, है ना। ये इसका एक एप्लीकेशन है, क्या लिख लो उसको, डाइपोल मोमेंट कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट the percentage ionic character used to find out the percentage ionic character in a covalent molecule. Percentage ionic character in a covalent molecule. देखो ये मैंने फार्मूला लिखा, आपको शायद याद आ गया, डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व अपॉन डाइपोल मोमेंट फॉर 100% आयनिक मल्टीप्लाई 100। ये फार्मूला लगाएंगे तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर आ गया। किया था कल इस पे प्रॉब्लम में। सेकंड इंपॉर्टेंस इसका, देखिए, विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट, we can predict the probable shape of the molecule. We can predict the probable shape of the molecule. We can predict the probable shape of the molecule. बच्चे मॉलिक्यूल की शेप का ना हम आइडिया लगा सकते हैं डाइपोल मोमेंट की वैल्यू से। कैसे? देखो बोर्ड पर, बड़ा एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड, और मैंने इसका डाइपोल कैलकुलेट किया एक्सपेरिमेंटली, वो 0 आ रहा है। एक्सपेरिमेंटली चार्ज इनटू डिस्टेंस अप्लाई किया, डाइपोल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब ना मुझे बताना है इस मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। बताओ इसमें कितने एटम? 3 एटम। अब अगर 3 एटम होगा, मॉलिक्यूल की 2 शेप पॉसिबल है, या तो लीनियर और बचे या एंगुलर। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम हो वो या तो लीनियर हो सकता है या फिर एंगुलर। बताओ अगर ये लीनियर होगा तो उसकी डाइपोल 0 हो गई, है ना। और बचे अगर ये एंगुलर हुआ, डू यू अंडरस्टैंड, इसका डाइपोल 0 नहीं होगा। टेल मी यस और नो, है ना। देखो अगर ये लीनियर हुआ तो रिजल्टेंट डाइपोल, और अगर ये एंगुलर हुआ तो डाइपोल, और सच में डाइपोल कितना है? तो यहां से मुझे पता चल गया इसकी शेप लीनियर है, एंगुलर नहीं। अगर ये एंगुलर होता तो इसकी डाइपोल 0 नहीं होती, है ना। तो इस तरह से मॉलिक्यूल की शेप का आइडिया लगाते हैं। फिर देखो ये लिखा मैंने वाटर, इसका डाइपोल है 1.84 है, भाई इसमें तो रीजनेबली हाई डाइपोल है ना। फिर बताओ इसमें कितने एटम? 3।
3 एटम में शेप क्या पॉसिबल है बेटा, या लीनियर या एंगुलर। अब बताओ इनमें से कौन सी शेप में रिजल्टेंट डाइपोल होगा? बोलो, अगर लीनियर शेप हुई तो डाइपोल क्या बन जाएगा? तो 0 हो जाएगा, 0 है, इसका मतलब इसकी शेप लीनियर नहीं है ना? और यहां पे अगर मैं डाइपोल निकालूं तो बताओ, डू यू अंडरस्टैंड कि इसमें रिजल्टेंट डाइपोल आ रहा है? रिजल्टेंट डाइपोल इज नॉट इक्वल टू 0। तो मुझे समझ आ गया वो वाटर की जो शेप है वो एंगुलर है, वो लीनियर नहीं है। तो डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू से हम मॉलिक्यूल की शेप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एनालाइज कर पाते हैं। बेटा ये 2 एप्लीकेशन है डाइपोल। आपने बताना पहला एप्लीकेशन क्या था, पढ़ो जरा, स्लो पढ़ना जरा, क्या लिखा था आपने फर्स्ट एप्लीकेशन? फाइंड आउट परसेंटेज, पढ़ रहे आप, परसेंटेज आयनिक रिएक्टर है। अगर मैं आपसे बोलूं इसका उल्टा करके पढ़ो तो क्या बोलोगे? तो फाइंड आउट या क्या है? आयनिक रिएक्टर, तो उल्टा कर दो ना, कोवलेंट रिएक्टर है ना। हाँ बेटा, ये हमारी आगे की डिस्कशन है। टू फाइंड आउट कोवलेंट रिएक्टर इन एन, उसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसे आप बोलते हैं फिजाल्स रूल, है ना। तो बड़ा लिखो, हेडिंग बना लो, टू फाइंड आउट। बड़ा डाइपोल मोमेंट खत्म, आगे चल रहे हैं बात। टू फाइंड आउट कोवलेंट रिएक्टर in an ionic molecule. To find out covalent character in an ionic molecule. To find out covalent character in an ionic molecule. ये हमारा आगे का डिस्कशन है। और इसके लिए सबसे पहले एक पॉइंट हम पढ़ेंगे, उसे आप बोलते हैं पोलराइजेशन। देखो हेडिंग, पोलराइजेशन। So it is a property in which a cation attracts and deforms. A cation attracts and deforms the shape of electron cloud. Shape of electron cloud of an anion attracts and deforms the shape of electron cloud of an anion. Good job. आगे लिखो, a cation have polarizing power. A cation have polarizing power and an anion have polarizability. Anion have a polarizability. ठीक है बेटा, आ जाओ, देखो जरा, बात करते हैं हम लोग। बच्चे बोर्ड पर देखना ताकि बात समझ आ जाए आपको। हाँ बच्चे प्लीज स्टॉप राइटिंग। लिथियम क्लोराइड, इस एग्जांपल से स्टार्ट करो, आप पहले देख लो, समझ लो। प्लस में एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, लिथियम 1 पॉजिटिव, क्लोरीन 1। ओके, बड़ा लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, क्लोरीन का 70 है। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन बच्चे 2 है, वैसे तो 2 and 1 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो ये लूज कर चुका है ना। और क्लोरीन जो है वो है 288। वैसे तो क्लोरीन 287 है, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है ना। कैटाइन कैसे बनता फायदा और एनाइन कैसे बनता इनको भाई आप बताओ बोर्ड पर देखकर। लिथियम आयन और क्लोराइड आयन किसका साइज छोटा है? लिथियम का साइज छोटा है। नंबर 1 इसमें 1 है और इसमें 3। नंबर 2 कैटाइन कैसे बना फायदा और क्या आपको याद है इलेक्ट्रॉन लूज करने से साइज 40% कम हो जाता है ना। ये लिथियम है ना, मैंने इलेक्ट्रॉन हटाया, अब बेटा इसका साइज कितना छोटा हो, पहले बड़ा था है ना। ये क्लोरीन है, मैंने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, बड़ा ये फूल के बड़ा हो गया, 40-50% साइज बढ़ जाता है। हाँ देखना बोर्ड पर, ये बचे लिथियम आयन आ गया, ठीक है, और ये क्लोराइड आयन आ गया।
बहुत बड़ा है इसके सामने, है ना। लिथियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके और छोटा हो गया, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके फूल गया। जरा सोच के बताओ, दोनों में से किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड टाइटली हेल्ड होगा, जोर से बंधा होगा, है ना। जो लिथियम है ना बच्चे, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बच्चे टाइटली हेल्ड है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे टाइटली हेल्ड है। और जो क्लोराइड आयन है ना, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली बाउंड है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, है ना। बेटा जो क्लोराइड आयन है ना, क्लोराइड आयन सुनना बेटा, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे फूल गया और ऐसे से हिल रहा है क्लाउड, उसे संभाला नहीं जाता, बड़ा हो गया। कैसे संभाला नहीं जा रहा? जैसे मान लो आपने होली पर एक बैलून में पानी भरा, थोड़ा ज्यादा भर दिया, अब क्या होता, बैलून को इधर से दबाओ इधर पिचक जाता है, इधर से दबाओ इधर, है ना। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड वैसा हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन फूल गया ना, अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड से संभल नहीं रहा, हिल रहा, मतलब लूजली बाउंड है। बताओ केटाइन और एनाइन, किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड टाइटली बाउंड है और किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड हिल रहा है, लूजली बाउंड है ना। अब ये केटाइन पता क्या करता है, आप इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसकी चार्ज ज्यादा डेंस है ना। तो एनाइन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बच्चे, देखना ऐसे कुछ हो जाता है, इसकी शेप बिगड़ जाती है। ये जो इसकी शेप बिगड़ गई, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, है ना। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है केटाइन की तरफ अट्रैक्ट हुआ, केटाइन क्योंकि ज्यादा डेंस है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। नो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। केटाइन जब एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसके क्लाउड की शेप बिगाड़ देता है। सुनना भी जरा पहले, बड़ा पहले ये आयनिक बॉन्ड था, अब क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन एनाइन है ना, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ जा रहा है, केटाइन की तरफ। मतलब जो केटाइन है वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शेयर करने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसमें कोवलेंट लिख रहा है, क्या है, हाँ ये आयनिक बॉन्ड, लेकिन अब इसमें क्या है, क्या मैं बोल रहा हूं, ग्रेटर द पोलराइजेशन ग्रेटर विल बी द कोवलेंट क्रेटर, ग्रेटर द पोलराइजेशन, बेटा जितनी ज्यादा ये पोलराइजेशन होगी ना, उतना ज्यादा कोवलेंट क्रेटर आएगा। लिख सकते हैं इस बात को, ग्रेटर द पोलराइजेशन, ग्रेटर द पोलराइजेशन कॉमा ग्रेटर विल बी द कोवलेंट कैरेक्टर, ग्रेटर द पोलराइजेशन greater will be the covalent factor. Yes, greater the polarization, greater will be the covalent character. एक बार जो आपने ऊपर लिखा था, पढ़ो जरा, क्या लिखा था, पोलराइजेशन, इट इज द, है ना, पढ़ो जरा देखो, इट्स द प्रोसेस इन विच cation attracts and deforms the shape of electron cloud of an anion, है ना। बस इतना ही था, आगे क्या था, cation है polarizing power, anion है पोलराइजेबिलिटी। cation पोलराइज करता है, anion पोलराइज होता है। cation में पोलराइजिंग पावर है, बड़ा पोलराइजिंग पावर इज इक्वल टू E by R। ये लिखना तो लिख सकते हैं आप, चार्ज अपॉन रेडियस, मतलब ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर, स्मॉलर द साइज ग्रेटर द पोलराइजिंग। और इसी तरह पोलराइजेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू charge and is proportional to size. Polarizability, charge anion पर जितना ज्यादा होगा, charge of anion, size of anion, वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बस यही। तो केटाइन पोलराइज करता है और एनाइन पोलराइज होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फिजांसू, उसमें यूज होता है वर्ड पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी, इसलिए मैंने पहले डिस्कस कर दिया। चलिए